आज मेरी सहेली सायरा की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। सायरा मेरे बचपन की सहेली थी। हमने अपना बचपन, लड़कपन और जवानी साथ ही गुजारी थी। 3 घर छोड़ के उसका घर था। बचपन में तो हम दोनों जैसे साथ ही रहते सारा दिन, मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हमें एहसास दिलाया गया कि अब हम हर वक्त साथ नहीं रह सकते। मगर हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। हम तकरीबन रोज ही मिला करती थी और अब तो जब से उसकी शादी का हंगामा शुरू हुआ था, मुझे तो घर में चैन ही नहीं आता था। खैर, आज तो मैं बड़ी चाह से तैयार हुई थी और सवेरे ही सायरा के घर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त मैंने देखा अम्मा भी मेरे पीछे आ चुकी थी और उनके हाथ में अपना देसी घी का डब्बा था, जो वो हर शादी में ले जाया करती थी और दुल्हन की नाव में देसी घी डाल देती और फिर दुल्हन की सास के कान में न जाने क्या कहती कि वो खुशी से उनको भर भर के नोट थमाती थी। अम्मा को आता देखकर न जाने क्यों सायरा बहुत घबरा गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अभी वो तैयार नहीं हुई थी, न ही उरूसी लिबास पहना था। मैंने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ सायरा, तुम अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई हो? मैंने उसका हाथ थाम कर पूछा तो उसने चौंक कर मुझे गौर से देखा और तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। अचानक बोली, सुन नोशी, तू ऐसा कर कि कुछ देर के लिए ये घूंघट ओढ़ ले और यहाँ मेरी जगह बैठ जा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। ये तो क्या कह रही है पगली? मैं तेरी जगह क्यों बैठूं? और तू जा कहाँ रही है? मेरे पूछने पर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा, देख, तू बहन है ना मेरी, मुझे एक बहुत जरूरी काम है जो मैं किसी को भी नहीं बता सकती। तू बस यहाँ बैठ जा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि मैं यहाँ नहीं हूँ। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी और साथ में उसने अपना अबाया भी मुझे पहनाना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। नहीं सायरा, तू इस तरह बिना किसी को बताए कहीं नहीं जा सकती। चाची को इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा करेगी। मैंने अपना पसीना साफ करते हुए कहा, मगर वो मुझे दोस्ती की कस्में देकर और जबरदस्ती मुझे घूंघट उड़ाकर वहां से चली गई और मैं बस देखती रह गई। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। भला अगर चाची ने देख लिया तो गजब हो जाता। आज से पहले कभी सायरा ने ऐसी हरकत न की थी। मैं हैरान परेशान बैठी रह गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि वहां अम्मा आ रही थी और उनके साथ सायरा की सास भी थी। मेरे तो होश उड़ गए। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊं? अम्मा को पता चला तो वो मेरी बोटी बोटी कर देगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने अपना घूंघट सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ लिया था कि कहीं सरक ना जाए। अम्मा और खाला ज़ैनब हंस हंस के न जाने क्या बातें करती जा रही थी, जबकि मेरी तो जान पे बनी थी। अम्मा ने मेरे करीब बैठकर हल्के से कहा, सायरा बेटा, सीधा लेट जाओ। उनकी बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगी, मगर वो इसरार किए जा रही थी। मजबूरन मैं लेट गई। अम्मा ने देसी घी मेरी नाफ में डालना शुरू किया और साथ साथ मेरे पेट पे मालिश भी करने लगी। उनका हाथ बहुत सख्त था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जांच रही हैं, जिस तरह कोई तबीब चेकअप करता है, और मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने बमुश्किल अपनी सिसकी रोकी। चंद मिनट बाद अम्मा ने मुझे छोड़ दिया और तब जाके मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने चादर की आड़ से देखा। अब अम्मा सायरा की सास को कुछ कहती जा रही थी, मगर मुझे हैरत होने लगी, क्योंकि खाला ज़ैनब खुश नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बेदिली से अम्मा के हाथ में रकम रखी और अम्मा हंसती मुस्कुराती वहां से निकल गई। साथ ही खाला भी जा चुकी थी। अब मेरी जान में जान आई थी। मेरा पेट दुख रहा था। अम्मा ने इतनी जोर से मालिश की थी कि अब मुझे सायरा पर गुस्सा आने लगा था। किस मुसीबत में मुझे फंसा के चली गई थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक सायरा वापस आ गई। उसे देखकर मैंने जल्दी से चादर उतारी और उसे बहुत बुरा भला कहा, जिसके बदले में वो हंस हंस के लोटपोट होने लगी। फिर उसने मुझे बताया कि वो इसी देसी घी वाली बात से खौफजदा होकर छुप कर भागी थी। उसकी बात पर मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। मगर क्यों सायरा? बस यार, तुम नहीं समझोगी। मेरी खाला की बेटी ने बताया था कि इससे बहुत तकलीफ होती है। तेरी अम्मा ने बहुत जोर से दबा के मालिश की थी उसकी,
इसीलिए मैं तुझे बिठा के चली गई। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी बात पे मैं खफा हो गई तो वो मुझे मनाने लगी। फिर वो तैयार होने लगी। इसी तरह पता ही नहीं चला वक्त का, और वो रुखसत होकर पिया देश सधार गई। मैं खूब रोई थी उसके जाने पे, और रात के तकरीबन 10 बजे मैं घर वापस आ गई। मैं बहुत थक चुकी थी। आते ही बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ, और मैंने सामने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां अम्मा खड़ी थी और उन्होंने हैरत से अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। अचानक वो चिल्लाई, नौशी, ये तूने क्या कर दिया? उनकी बात पर मैंने घबराकर अपने पेट की तरफ देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरी अम्मा काफी मशहूर थी। जहां भी जाती लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे और हर जगह उनका चर्चा था। उनकी खासियत थी कि जब भी वो किसी शादी में जाया करती तो अपने साथ देसी घी जरूर ले जाया करती, और वो देसी घी दुल्हन की नाव में डालकर कुछ करती, और कुछ देर बाद वो दुल्हन की सास के कान में न जाने ऐसा क्या बोलती कि वो बहुत खुश होकर उन्हें अच्छी खासी रकम और तहाइफ अलग से दिया करती थी। मैं हर वक्त यही सोचा करती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करती थी और इसका मकसद क्या था, मगर मुझे कभी ये बात समझ न आई थी। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश भी की, मगर वो अजीब सी नजरों से मुझे घूर कर देखती कि मेरी सांस रुकने लगती। मुझे अम्मा से बहुत खौफ भी आता था, क्योंकि वो बहुत सख्त मिजाज की थी। उनके मुंह में हर वक्त पान रहता था। वो थी तो काफी मिलनसार, लेकिन अगर किसी से अनबन हो जाती तो अगले बंदे की खैर ना होती थी। वो कभी भी किसी तौर पे माफ करने को तैयार न होती थी, चाहे उनकी सगी बेटी ही क्यों ना हो। मैं उनकी इस आदत से बहुत बेजार रहा करती थी। मेरी माँ ही तो थी मेरा सहारा। बाबा ने तो कई साल पहले हमें छोड़ दिया था और अपनी पसंद की शादी कर ली थी। अब्बा काफी अच्छी जॉब पर थे और उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी न थी। अपना बड़ा सा घर, गाड़ी, सब कुछ था। उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ा करते थे, जबकि मैं यहाँ एक सरकारी स्कूल और कॉलेज से पढ़ी थी। हमारे पास अच्छा खाने को होता, ना अच्छा पहनने को होता। फिर अचानक जैसे अम्मा के हाथ अलादीन का चिराग लग गया और उन्होंने देसी घी नाव में लगाने वाला काम शुरू कर दिया। तो बहुत सी औरतें हमारे घर भी आया करती थी अपनी दुल्हनों को लेकर। कई बार मैंने देखा था बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े घर की खवातीन आया करती और अम्मा को ले जाया करती थी। बदले में उनको गाड़ी भर भर के तोहफे दिए जाते, कीमती मलबूसात और जरूरत की चीजें, जिनमें हर सामान होता था। अम्मा वो मलबूसात मेरे जहेज के लिए रख दिया करती थी। अगर कोई खातून कभी तोहफे में टी सेट या डिनर सेट दिया करती तो वो भी मेरे जहेज वाले ट्रंक में रख दिया जाता। अब हमारे दिन फिरने लगे थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना नसीब हुआ था। अम्मा तो अब घर में कम ही नजर आया करती थी, कभी इसकी शादी तो कभी उसकी शादी। लेकिन मेरा तजस्सुस अब भी बरकरार था, बल्कि काफी बढ़ने लगा था। मैं हर वक्त इसी टो में लगी रहती कि किसी न किसी तरह अम्मा का ये राज जान सकूं, मगर वो इतनी मोहतात रहा करती कि मुझे कभी कुछ मालूम ही ना हो सका। और इन्हीं दिनों में अचानक सायरा की शादी का शोर उठा, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसकी शादी बहुत अच्छी जगह हो रही थी। अब तो मेरा एक पैर अपने घर होता तो एक सायरा के। इन्हीं दिनों में मैंने अम्मा को एक गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। मैंने देखा कि रोज एक कार हमारे घर के पास रुकती और अम्मा अपना बुर्का पहनकर उसमें जा बैठती। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। न जाने क्या बात थी। अम्मा इस तरह कभी एक ही बंदे के काम से रोज नहीं जाती थी। उनका तो बस यही काम होता था कि दुल्हन के नाव में देसी घी डाला करती और वापस आ जाती। अगर इस बार ऐसा क्या था कि वो पूरा दिन बाहर रहने लगी थी और मुझे कहती कि जब तक मैं वापस ना आती हूँ तू सायरा के साथ रहना। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती कि अपनी जान से प्यारी सहेली की शादी की तैयारियों में उसके साथ रहती। लेकिन मुझे अम्मा का दिन भर बाहर रहना भी बहुत खलता था। अक्सर वही कार उनको छोड़ने आया करती थी। अम्मा वापसी पर एक डब्बा लाया करती थी, जिसे वो आते ही अपने संदूक में छुपा कर रख देती।
और उसमें ताला लगाकर फिर सुकून से बैठकर अपना बुर्का उतारा करती थी। मैं इसी सोच में गुम रहती कि बंदा 2 घड़ी सांस ले ले फिर वो डब्बा रखे, मगर नहीं, वो तो जैसे 1 सेकंड भी उसे किसी की नजर में ना आने देना चाहती थी। और मुझे भी साफ अल्फाज में समझा दिया था कि खबरदार नौशी, अगर तूने किसी को भी इस बारे में कुछ बताया तो। वो संदूक की तरफ इशारा करके बोली, मगर अम्मा इसमें ऐसा क्या है? मैंने जी कड़ा करके पूछ ही लिया। मेरे सवाल पर उन्होंने खूंखार नजरों से मुझे देखा। तुझे बोला है ना कि इस बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेगी तू। मेरी तो रूह कांप गई उनकी लाल अंगार आंखों को देखकर। मैंने तो दिल ही दिल में तौबा की और वहां से भागने में ही आफियत जानी। लेकिन मुझे अब तक समझ ना आई थी अम्मा की कि वो परेशान थी या किसी काम के सिलसिले में इंतहाई पुरजोश थी। उनका रवैया कुछ अजीब सा हो गया था। हमेशा जल्दी में रहा करती, अब उनको घर का कोई होश ना था। खैर, मैं भी सायरा की शादी के सिलसिले में मसरूफ थी, मगर उसकी शादी के दिन जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। अम्मा का सायरा समझकर मुझे वो घी नाफ में डालना, और फिर अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो सब क्या था? एक सोची समझी साजिश या इत्तेफाक? मगर इस सब का नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा था। मैं दर्द से चिल्ला रही थी, मेरा पेट फूलता जा रहा था, जहां सुर्ख रंग के बड़े बड़े फोड़े बनते जा रहे थे। अम्मा, मैंने दर्द से कराह कर पुकारा, मगर अम्मा तो जैसे सकते में आ गई थी। न वो कुछ बोल रही थी और न ही सुन रही थी। अम्मा, अम्मा, मैंने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब जाके वो होश में आई और कांपते हाथों से मेरा माथा छुआ। नौशी, ये तूने क्या कर दिया मेरी बच्ची? उनके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू जारी हो गए थे। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, खुदारा मुझे बचा लो, मुझे इस तकलीफ से निजात दे दो। मैंने उनका हाथ जोर से जकड़ लिया। दर्द से मेरी आंखें जैसे बाहर आने को थी, और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे न था कि मैं कब से बेहोश थी। मेरे दोनों बाजुओं में ड्रिप लगी हुई थी, और जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, मेरे पेट में दर्द की शदीद लहर उठी थी। उसी वक्त जाने कहां से अम्मा आ गई और मुझे थाम लिया। नौशी, लेटी रहो मेरी बच्ची। उनके लहजे में क्या था मैं समझ न पाई थी, मगर मजबूरन लेट गई, क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे वजूद में किसी ने सुइयां चबो दी हो। कुछ ही देर में मुझ पर फिर से गुनूर की तारी हो गई थी और मैं होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। और फिर जब मुझे दोबारा होश आया और अम्मा ने जो कुछ मुझे बताया, मुझे लगा आसमान मेरे सर पर आ गिरा था। ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, ये तू क्या कह रही है? मैंने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए, मगर अम्मा बस अपनी दोनों आंखों पर दुपट्टा रखे आंसू बहाए जा रही थी। जब मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने बताना शुरू किया। नौशी, मैं शुरू से तुझे सब कुछ बता दूंगी, फिर तू शायद अपनी मां को माफ कर सके। उनका पूरा वजूद कांप रहा था, मगर मैं क्या करती? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी और अम्मा अपनी कहानी सुनाने लगी। नौशी, जब तू पैदा हुई थी बेटा, तभी तेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया था कि उसे ना कम सूरत बीवी चाहिए थी और ना ही कम सूरत औलाद। बदकिस्मती से तू भी मेरी ही तरह कम सूरत निकली, लेकिन मैंने अपने दिल पर जबर किया और सब्र से काम लिया। सारी जवानी लोगों के काम काज करके गुजारी ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। फिर मुझे एक जानी मानी दाई के यहाँ काम मिल गया। मैं दिन भर उसके घर की साफ सफाई किया करती और बदले में चंद रुपए मिल जाया करते। फिर जो खवातीन डिलीवरी के लिए उनके पास आया करती, वो भी बच्चे की पैदाइश की खुशी में मुझे रकम देने लगी। कोई 100, कोई 200 तो कोई 500 भी दे जाया करती। मैं उस काम से बहुत खुश थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि दाई करीमा के पास एक औरत अपनी बहू को लेकर आई और कहा कि चाची करीमा, इसको जरा देख कर बता, ये बांझ तो नहीं है। तब मैंने देखा कि दाई करीमा ने उस लड़की को ले जाकर उसकी नाफ में देसी घी डाला
और फिर इस जोर से मालिश की कि वो उसके पेट में काफी देर तक जैसे कुछ तलाश करती रही, और फिर बोली, तेरी बहू बांझ नहीं है, बस जो खराबी थी वो मेरी मालिश और देसी घी से ठीक हो गई है। अब तू देखना, इसी माँ ये उम्मीद से ना हुई तो मेरा नाम करीमा नहीं। मासी करीमा ने इतना एतमाद से कहा कि वो औरत बहुत खुश हुई और मासी करीमा को काफी सारे नोट थमा की गई। और अगले ही माह उस लड़की की उम्मीद से होने की खबर मिली। उस दिन मुझे बहुत तजस्सुस हुआ और मैंने मासी करीमा से पूछ ही लिया कि ये सब क्या था। तब उसने मुझे ये राज बताया कि जब मैं नाफ में घी डाल के मालिश करती हूँ तो लड़की की कोख से सारे मूजी अमराज दफा हो जाते हैं और आराम से हमल ठहर जाता है। उस दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं ये हुनर जरूर सीखूंगी। मैंने मासी से कहा, मासी, आज के बाद तू भले मुझे तनख्वाह न देना, मगर मुझे ये हुनर सिखा दे। मासी करीमा तो खुश हो गई, उसे अब मुझे तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। यूं मैं 1 माह के अंदर ही अंदर इस हुनर में माहिर हो गई। और मैंने देखा, जो भी लड़की नाफ में घी डलवा के जाती, अगले माह ही उसकी उम्मीद की खबर मिल जाया करती। तब मैंने पूरे मोहल्ले और खानदान में ये बात फैला दी कि मैं नाफ में देसी घी डाल के बता देती हूँ कि वो बांझ है कि नहीं। और इसी तरह मेरा ये काम चल निकला। मैं बहुत खुश थी। लोग शादी के दिन ही दुल्हन का इलाज करवाते और वो उम्मीद से हो जाया करती। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक औरत ने अपने घर बुलवाया। मैं समझी कि वो भी इलाज के लिए बुलवा रही है, मगर उसने मुझे किसी और काम से ही बुलवाया था। मैं जैसे ही उसके बंगले पे पहुंची, मैंने देखा कि वो एक आलीशान घर था, जहां का सारा साजो सामान मेरी सोच से भी बढ़कर था। और वहां बैठी औरत तो निहायत कीमती लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुई थी। गले में मोटी सी सोने की चेन, उंगलियां हीरों की अंगूठियों से भरी पड़ी थी। मैं अंगश्ते बिद नदान रह गई। उस औरत ने मेरी खूब आवभगत की और मेरे सामने 1 लाख की रकम रखकर बोली, मेरा एक छोटा सा काम है, उसके बदले मैं हर माह ये रकम दिया करूंगी। मैं तो रकम देखकर ही दंग रह गई थी। हर माह इतनी रकम का सुनकर तो मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। मगर मुझे काम क्या करना होगा? इस बात पर वो औरत पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई और बताया कि वो एक अमराज नस्वा की डॉक्टर है और अक्सर उसके पास ऐसी खवातीन आया करती हैं जो माँ बनना चाहती है, मगर वो चाहती है कि उनका बच्चा किसी और की कोख में पले, ताकि ना तो उनका वजन बढ़े और ना ही उन्हें कोई तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। इसीलिए मैं उनका बच्चा किसी और की कोख में ट्रांसफर कर दिया करती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मेरी मरीजा का इलाज करेंगी ताकि वो एक ही माह में उम्मीद से हो जाए। उसकी बातें सुनकर मैं तो हैरत में पड़ गई। पहले ना तो कभी ऐसा सुना था और ना ही देखा था, लेकिन जब उसने सारा मामला समझाया तब मैं समझ गई कि ये तो आजकल आम है। कोई भी गरीब औरत अच्छी खासी रकम के बदले उस बच्चे को 9 माह तक अपनी कोख में पालती थी और बच्चा उनके वालिदैन को मिल जाया करता। उस मैडम के हर केस में मैं उसकी मदद किया करती थी और मुझे हर माह 1 लाख मिल जाया करता था। मैं बहुत खुश थी। ना घर का होश था और ना ही अपनी बच्ची का। लेकिन फिर जब मुझे एक दिन उस मैडम ने एक दवाई दी और कहा कि अगर मैं ये दवाई देसी घी में मिलाकर मरीजा की नाफ में मिला दूं तो वो मुझे और ज्यादा रकम देंगी, मेरा लालच बढ़ने लगा। मैंने बिना सोचे समझे ये दवाई मिलाना शुरू कर दी। मुझे इल्म न था कि इसका क्या असर हो रहा था। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब था, जो मैं एक डब्बे में डालकर आया करती और आते ही संदूक में छुपा दिया करती। लेकिन मैडम कभी कभी ये काम करने को कहा करती थी और एक दिन मुझे इल्म हो गया था कि इस दवाई के नतीजे में क्या होता था। उस दिन मैंने मैडम को बहुत बुरा भला कहा कि ये काम मैं अब नहीं करूंगी। मैं किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हूँ? मगर मैडम ने मुझे उसके बदले ज्यादा रकम देकर खरीद लिया। मेरा ज़मीर बिक चुका था
मुझे अपनी मजबूरियां, महरूमियां सब याद आने लगी कि किसी ने मेरा साथ न दिया था और मैंने किस हालत में जवानी गुजारी थी। अब मैं भी अपनी बच्ची की अच्छी जगह शादी करना चाहती थी और उसके लिए मेरे पास पैसा होना जरूरी था, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, अच्छा दामाद भी। इसीलिए मैंने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, बेख्याली में उस दिन मैं सायरा के लिए वही दवाई मिला हुआ घी ले गई और कुदरत शायद मुझे मेरे किए की सजा देना चाहती थी। तभी इत्तेफाक से सायरा की जगह तू बैठी थी और मैंने तुझे वो घी लगा दिया। और रात को जब तेरे पेट पे सुर्ख रंग के फोड़े बनना शुरू हुए तो मैं समझ गई कि तेरे साथ वो हो चुका था जो मैं आज तक दूसरों की बहू बेटियों के साथ करती आई थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा ऑपरेशन करना पड़ा और बच्चादानी निकालनी पड़ गई, क्योंकि उस दवा का जहर अंदर फैलता जा रहा था। अब तू हमेशा के लिए बांझ हो गई है मेरी बच्ची। ये कहते हुए माँ जोर जोर से रोने लगी और मेरे आंसू मेरे अंदर कहीं गिरते जा रहे थे। अम्मा के किए की सजा मुझे मिल चुकी थी। मैं एक औरत होकर भी माँ बनने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। माना कि अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, मगर मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे अपना आप अधूरा लगने लगा था। वैसे भी वह शक्ल सूरत में कुछ खास नहीं थी और अब तो माँ बनने का हक भी छिन चुका था। मुझसे अब कौन शादी करता? मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं खामोश रही। अम्मा ने बताया कि डॉक्टर से कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर ये इलाज करवाया करते थे कि कोई दुश्मनी में अपनी ही बहू को बांझ बनवाना चाहती थी तो किसी को अपनी सौतन के साथ ये सब करना होगा। गर्ज तरह तरह के लोग आया करते और धोखे से किसी को बांझ बनाने के लिए भारी रकम दे जाते। मुझे सख्त हैरत हो रही थी कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते जो ये काम करवाते हैं, और कुछ लोग उनका काम आसान भी कर देते हैं, जैसे कि मेरी माँ। उन्होंने जो किया उनकी सजा मुझे मिली थी, मगर मैं खुश थी कि उस दिन मेरी जान से प्यारी दोस्त सायरा बच गई, वरना मैं खुद को कभी माफ न कर पाती और शायद मुझे अम्मा का ये राज भी ना मालूम पड़ता। बस अब अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी जिंदगी सुकून से गुजरे और मेरी माँ को माफी मिल जाए। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। काश ये ख्याल उनको किसी और की बेटी के साथ ये सब कुछ करते वक्त आ जाता। अम्मा ने पुलिस को उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया था और उन सब खवातीन की सच्चाई भी बता दी थी जिनके साथ ये सब हुआ था। आज डॉक्टर के साथ अम्मा भी जेल में थी, हालांकि उनको बस 6 माह की सजा हुई थी, क्योंकि वो वादा माफ गवाह बनी थी। अम्मा ने अपने लिए खुद ये रास्ता चुना था। अब उन्हें ये सब सहना ही था। मेरा ज़मीर मुतमईन था और अम्मा के रिहा होते ही एक दिन मेरे लिए अदनान का रिश्ता आ गया, जो उम्र में मुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन उसकी बीवी को फौत हुए 10 माह हुए थे। उसका 1 साल का मासूम सा बच्चा था जिसे माँ की जरूरत थी। अदनान शादी नहीं करना चाहते थे। वो अपने बच्चे के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। फिर किसी ने मेरे बारे में बताया कि मैं माँ नहीं बन सकती, पर उस बच्चे को माँ बनकर पाल सकती हूँ। यूं मैं सादगी से अदनान की जिंदगी में आ गया। मुझे मेरे सब्र का मीठा फल मिला था। आफान मेरा बेटा, जिसमें मेरी जान है, और अदनान इतने अच्छे शौहर साबित होंगे मैंने कभी सोचा भी ना था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और वो इतने खुश शक्ल हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं उनसे कम सूरत हूँ। वो कहते हैं, नौशीन तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है और मुझे तुमसे मोहब्बत है। उनके ये अल्फाज मुझे कुव्वत देते हैं। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है।